Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 3rd of December 2025. 3 दिसंबर 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस, और इसमें सारा इन्फॉर्मेशन आपको मैं दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट केवल इतनी रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। अगर आप कर सकते हैं तो, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है। आगे मूव करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को पहली न्यूज़ आर्टिकल के साथ। पहला है गवर्नमेंट प्लान टू प्री इंस्टॉल ऐप ट्रिगर्स स्टॉर्म। अब आप सबको पता है कि कल मैंने आपको एक न्यूज़ बताई थी जिसमें गवर्नमेंट ने ये कहा है, डायरेक्शन दिया कि मार्च 2026 से सभी जितने भी सैमसंग है या आईफोन है या जो भी फ़ोन्स हैं, जो स्मार्टफोन्स हैं, उनमें एक संचार साथी नाम का ऐप प्री इंस्टॉल करके देना है। कौन सा ऐप करना है? संचार साथी। उनका ये कहना है कि इससे हम फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़, चोरी के फ़ोन और ये सारी चीज़ें पकड़ने की कोशिश करेंगे। बट जो ब्रांड्स हैं, जो इंटरमीडियरीज़ हैं, जो कंपनीज़ हैं, वो इसको सही तरीके से नहीं ले रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, पहली चीज़ तो इसको चेंज करने के लिए उनको जो पुराने फ़ोन्स हैं उनके लिए एक नया अपडेट रोल आउट करना पड़ेगा, जिसके अंदर ये संचार साथी ऐप उनको इंस्टॉल करना पड़ेगा। प्लस जितने भी नए फ़ोन हैं उसमें उनको संचार साथी ऐप डालना पड़ेगा। तो एक तो सबसे बड़ा जो फॉल्ट है उसमें, किसका फॉल्ट है? सबसे बड़ा जो फॉल्ट है दैट विल कम ऑफ द प्राइवेसी। सबसे बड़ा जो इशू आएगा वो प्राइवेसी का इशू आएगा कि वाई व्हाट अबाउट द प्राइवेसी ऑफ द पर्सन्स, ठीक है ना। एंड ऑब्वियस बात है, एप्पल जैसी कंपनी जो है इसको एक्सेप्ट करने में बिल्कुल भी सहमत नहीं है। न केवल एप्पल बल्कि ऑपोजिशन ऑल्सो। ऑपोजिशन सेज दैट इट इज़ अ ट्रिक ऑफ द गवर्नमेंट नॉट जस्ट टू कीप अ विजुअल बट ऑल्सो टू कीप अ मॉनिटरिंग ऑन द सर्वेलेंस। एक लार्ज स्केल सर्वेलेंस, मैसिव सर्वेलेंस हो जाएगा एक तरीके से संचार साथी ऐप के बाद। तो दीज आर द इशूज विच आर गोइंग ऑन। अभी इसके लिए जो है ये स्टॉर्म चल रहा है। दूसरी जो न्यूज़ है वो है WHO बैक्स यूज़ ऑफ GLP-1 ड्रग्स फॉर वेट लॉस। अब ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल, इसको आप याद रखिएगा। GLP-1, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि GLP-1 क्या है। तो इसको हम बोलते हैं ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1। याद रखिएगा क्या बोलते हैं हम इसको बोलते हैं ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड, ठीक है। लिख देता हूँ मैं GLP-1, एंड ये G इज़ फॉर ग्लूकागॉन एंड L इज़ फॉर लाइक, LIKE, एंड P इज फॉर पेप्टाइड 1, ठीक है ना। ये लिखा भी है यहाँ पे, देखो, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड। इनका काम क्या होता है? बेसिकली दे आर द थेरेपीज, एक तरह ड्रग्स बोल सकते हो जिनको थेरेपी के रूप में यूज करते हैं। ड्रग्स नहीं, मतलब ये वो वाला नेगेटिव सेंस में ड्रग्स नहीं बोल रहा हूँ मैं। दे आर मेडिकेटिव थेरेपीज एंड ऑल विच आर बीइंग यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी इन एडल्ट्स। तो एडल्ट्स में ओबेसिटी को ट्रीट करने के लिए ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1 GLP-1 का यूज किया जाता है। एंड WHO गाइडलाइंस जो है 1 दिसंबर को रिलीज की गई थी रिगार्डिंग these GLP-1 थेरेपीज। उनका ये कहना है WHO का कि हाँ, दे आर वर्किंग ऑन द लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी। तो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट जब ओबेसिटी का होगा तो GLP-1 जो है उसमें, मतलब एक तरीके से WHO ने अप्रूव कर दी है। हालांकि इसके साथ उन्होंने ये ज़रूर बोला है कि GLP-1 के साथ आपको अपने जो बिहेवियरल चेंजेस हैं, यानी कि जो आपकी डाइट कंट्रोल है या फिर आपका जो एक्सरसाइज है, दैट मस्ट गो ऑन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल आप GLP-1 में रिलाई करें और फिर समोसे कचौड़ी दबा के खाने लगे तो आपकी ओबेसिटी ठीक हो जाएगी। तो दैट दिस इज वन हैज़ बीन द थिंग। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। तीसरी न्यूज़ है वो है मिलिट्री प्रेजेंस इन लक्षद्वीप इंक्रीजेस विद द न्यू नेवल डिटैचमेंट। तो यहाँ पर बात चल रही है लक्षद्वीप आइलैंड्स की। लक्षद्वीप आइलैंड्स में जो मिलिट्री का प्रेजेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, उसके ऊपर ये है, ठीक है ना। तो पहले हम देख लेते हैं क्या बढ़ रहा है। तो न्यू नेवल डिटैचमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी फुल्ली ऑपरेशनल बाय द नेक्स्ट ईयर ऑन बित्रा आइलैंड। अब आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको एक तो लोकेशन पता चलेगी। किसकी लोकेशन पता चलेगी? बित्रा आइलैंड की। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा गया भाई कि बित्रा आइलैंड कहाँ पर है, तो आप बता सकते हैं, ठीक है ना। तो दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। दूसरा इसमें नाम आया था, एयरफोर्स इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन एक्सपैंडिंग इट्स ओन फैसिलिटी ऑन अगाती। अगाती भी एक जगह है जो कि ऑब्वियस सी बात है आपका लक्षद्वीप आइलैंड्स में ही है। एंड एक न्यू बेस एयरफोर्स का बन रहा है ऑन द मिनिकॉय, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये भी आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आप इसको याद रखिएगा जरूर, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा। थोड़ी अपन एक काम करते हैं, कुछ फैक्ट्स मैं आपको लक्षद्वीप आइलैंड्स के बारे में बता देता हूँ। तो लक्षद्वीप आइलैंड्स बेसिकली जो है दे आर एक्चुअली एक ट्रॉपिकल आर्कीपेलागो बोलते हैं इसको। एक्चुअली जब आप इसको ज्योग्राफिकल टर्म्स में, प्योरली ज्योग्राफिकल टर्म्स में बात करो तो इट्स आर्कीपेलागो, है ना। आर्कीपेलागो जब आप वॉल्केनिक आइलैंड्स पढ़ेंगे तो वहीं पे एक टर्म आता है आर्कीपेलागो का। और यहाँ पे एक कोरल रीफ आइलैंड्स है जहाँ पे 36 अटोल्स एंड कोरल
reefs and which are situated in the Lakshadweep Sea, ठीक है ना. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. एंड ये लक्षद्वीप का मतलब होता है 1,00,000 आइलैंड्स. मलयालम शब्द है लक्षद्वीप जो है आपका मलयालम शब्द है, उसका मतलब होता है 1,00,000 आइलैंड्स, ठीक है ना. इट्स अ मलयालम वर्ड मीनिंग 1,00,000 आइलैंड्स, ठीक है ना. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट. कावरत्ती यहाँ की कैपिटल है. प्राइमरी लैंग्वेजेस जो हैं वो मलयालम और एक इसमें जेसेरी लैंग्वेज है ना, जो इसकी यहाँ की द्वीप भाषा है वो जेसेरी है. मैं जेसेरी भी लिख के दे देता हूँ, JESERI जेसेरी. और एक महल भाषा MAHL महल, ये भाषा भी बोली जाती है. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. आपको समझ में आ गया होगा. और अमिनदीवी, कावरत्ती, लक्काद्वीप, सुहेली, कल्पेनी, ये सब नाम अगर आपको कभी दिखे तो याद रखिएगा वो इसी से रिलेटेड है. एंड एक चैनल आपको याद रखना है मिनिकॉय और जो आपका लक्काद्वीप है, लक्काद्वीप आइलैंड्स और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल है और मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच में आपका 8 डिग्री चैनल है. तो ये भी याद रखिएगा कि 9 डिग्री चैनल जो है वो आपका मिनिकॉय और लक्काद्वीप के बीच में है और मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच में 8 डिग्री चैनल है. तो प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दिस. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनको हमको डिस्कस करना है. तो आगे अगर आप मेरे साथ बढ़े तो यहाँ पे DRDO ने कंडक्ट किया है हाई स्पीड टेस्ट ऑफ फाइटर एस्केप सिस्टम. तो फाइटर एस्केप सिस्टम मतलब अगर कोई फाइटर जेट में बैठा है बंदा, अभी आप सबको पता है तेजस में एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ है ना, जहाँ पे हमारे देश के जो जवान है वो शहीद हो गए. तो इस तरह के एक्सीडेंट्स से बचने के लिए भी DRDO ने कंडक्ट किया है हाई स्पीड टेस्ट ऑफ अ फाइटर एस्केप सिस्टम. मतलब कि अगर आप किसी फाइटर जेट में हैं तो उससे कैसे आप एस्केप कर सकते हैं. तो DRDO ने इसके लिए टेस्टिंग की है. रॉकेट स्लेड टेस्ट बोलते हैं इसको, हाई स्पीड रॉकेट स्लेड टेस्ट. ये रेल ट्रैक्स में किया जाता है एंड ये रेल ट्रैक्स रॉकेट स्लेड फैसिलिटी चंडीगढ़ में ये हुआ है टेस्टिंग और ये सक्सेसफुल भी था, जिसमें क्रू इजेक्शन सिस्टम और ये सिक्वेंसिंग ये सारी चीजें टेस्ट की गई. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. PMO का नया कॉम्प्लेक्स हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बना है, न्यू कॉम्प्लेक्स हाउसिंग PMO. मतलब कि PMO का जो नया कॉम्प्लेक्स है उसको सेवा तीर्थ नाम दिया गया है. पहले इसको एग्जीक्यूटिव इनक्लेव बोला जाता था, अब इसका नाम सेवा तीर्थ रख दिया गया. पता नहीं नाम से क्या दिक्कत है, नाम रखने से होगा क्या. आगे मूव करते हैं. अगला जो टॉपिक है वो कोसी रिवर के बारे में आया था. तो कोसी के बारे में आपको थोड़ा जो फैक्ट्स यहाँ पे दिए हैं वो मैं बता दूं. कोसी रिवर आप सबको पता होगा कि किस चीज के लिए जानी जाती है. तो कोसी रिवर इज नोन फॉर चेंजिंग इट्स कोर्स. याद रखिएगा, चेंजिंग इट्स कोर्स है ना. अब कोर्स का मतलब क्या है, जहां से फ्लो करती है वो शिफ्ट होता जाता है उसका. और ये इतना शिफ्ट हो चुका है कि ये 120 किलोमीटर शिफ्ट हो चुकी है इन द लास्ट 250 ईयर्स. लास्ट के 250 सालों में 120 किलोमीटर वेस्टवर्ड शिफ्ट हो चुकी है कोसी रिवर, ठीक है. तो ये बहुत बड़ा एक शिफ्ट है. और अगर हम बात करें इसको तो इसको रिवर ऑफ सौरो भी कहा जाता है, सौरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है ना. आई होप आपको याद होगा ये चीज़, सौरो ऑफ बिहार बोलते हैं इसको. एंड इन द इसका जो ओरिजिन हम उसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले. तो कोसी का जो ओरिजिन है वो होता है तिब्बत एंड नेपाल. इट ओरिजिनेट्स इन तिब्बत एंड नेपाल एंड लेटर जॉइंस द गंगा इन बिहार. गंगा को ज्वाइन करती है बिहार में. इसको सप्तकोशी भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स 7 ट्रिब्यूटरीज. 7 ट्रिब्यूटरीज के कारण इसको सप्तकोशी भी कहा जाता है. इट्स वेरी फ्रेजाइल एंड डायनामिक रिवर एंड ये लार्ज क्वांटिटी ऑफ सेडिमेंट भी कैरी करती है, इसीलिए सौरव बिहार है ये, है ना. एंड सौरव बंगाल कौन सी रिवर है वो आप कमेंट सेक्शन में अगर बता सकें तो मुझे बता दीजिएगा, सौरव बंगाल कौन सी है, ठीक है ना. तो यहाँ पे बेसिकली बात चल रही थी इस आर्टिकल में एम्बैंकमेंट्स के बारे में. एम्बैंकमेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अर्थ के मतलब से सॉइल से बनते हैं या फिर आप ईंट से बनाते हैं, स्टोन से, कंक्रीट से. एंड दे आर डिजाइंड टू कंट्रोल द वाटर फ्लो इन फ्लड प्रोन एरियाज. तो ये वाटर फ्लो को कंट्रोल करते हैं इन द फ्लड प्रोन एरिया. बट स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ये काफ़ी ग्रेविटी वाटर प्रेशर को मतलब रोक सकते हैं, ठीक है. ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. लेकिन यहाँ पे कोसी के केस में देखो लिखा गया इट एक्सपोजेस द पेरिल्स ऑफ एम्बैंकमेंट्स एज वेल. तो कई बार ये और ज़्यादा सेडिमेंट्स को बढ़ाने का काम कर देते हैं, तो वही चीज़ में लिखी गई है. आगे मूव करते हैं. टेम्पलेट फॉर सिक्योरिटी कॉपरेशन इन द इंडियन ओशियन. अब ये जो आर्टिकल लिखा गया है ना, इस आर्टिकल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी गई है, वो लिखी गई है आपका कोलंबो कॉन्क्लेव के बारे में, ठीक है ना. तो ये आपको याद रखना है कि इस न्यूज़ में जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे किसके बारे में, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के बारे में. आप सबको पता होगा कि अभी 7th नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल समिट हुआ था कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव यानी कि CSC का, ठीक है ना. तो ये तो पहले आपको याद रखना है.
दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के बारे में, वो है किसका ओरिजिन। तो ये रीजनल सिक्योरिटी ग्रुपिंग है। मैं आपको जो टर्म्स बता रहा हूँ वो आप लिख लीजिए। इट्स अ रीजनल सिक्योरिटी ग्रुपिंग, RSG लिख दिया मैंने, यानी कि रीजनल सिक्योरिटी ग्रुपिंग है। और इसमें करंटली जो मेंबर्स हैं, करंटली मेंबर्स कितने हैं, इसमें 6 मेंबर्स हैं, ठीक है ना। तो 6 मेंबर्स कौन कौन से, तो इंडिया एक मेंबर है, बांग्लादेश एक मेंबर है, श्रीलंका एक मेंबर है, मालदीव्स एक मेंबर है, मॉरिशियस एक मेंबर है, और सीशेल्स एक मेंबर है, सीशेलीज एक मेंबर है, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना कि सीशेल्स जो मेंबर है ना, वो अभी 7th मीटिंग में ही ऐड हुआ है, मतलब इट इज़ द लेटेस्ट मेंबर टू बी एडेड। जो सीशेल्स है, सीशेल्स इज़ द लेटेस्ट मेंबर टू बी एडेड, एंड ये रीजनल सिक्योरिटी ग्रुपिंग है इन 6 कंट्रीज़ की, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। और इस ग्रुपिंग का जो ओरिजिन हुआ था, तो बेसिकली तब इसमें केवल 3 कंट्री हुआ करती थी। याद रखिएगा, ओरिजिन के समय पे केवल 3 कंट्री थी, वो थी इंडिया, ठीक है, और इसमें मालदीव्स थी, आई थिंक मालदीव्स थी, और श्रीलंका थी। 2011 में इसका ओरिजिन है। द ओरिजिन ऑफ दिस कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव इज इन 2011, जब इसमें 3 मेंबर थे, इंडिया, मालदीव्स और श्रीलंका, ठीक है ना। 2022 में इसमें मॉरिशियस जुड़ गया, 2024 में इसमें बांग्लादेश जुड़ गया, और रिसेंटली सेशल्स इसमें जो 6th मेंबर के रूप में आया है, सेशल्स आया, ठीक है ना। तो मैरी टाइम सिक्योरिटी पे फोकस करते हैं, टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, कॉम्बैट करते हैं ट्रैफिकिंग को, साइबर सिक्योरिटी, ये सारे फीचर्स हैं जहाँ पे ये अटैच हुए हैं, ठीक है ना। ऑथर ने बताया कि अभी जो रिसेंट वाला हुआ उसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि नया मेंबर आया है, प्लस हमने इस बार मालदीव्स को भी मलेशिया को भी हमने बुलाया हुआ था एज अ मतलब इनवाइटेड मेंबर के रूप में, और हो सकता है कि फ्यूचर में हम मलेशिया को भी इंक्लूड कर दें इन दिस ग्रुपिंग। तो ये सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ऑथर ने ये भी कहा कि चाइना को काउंटर करने के लिए भी ये ग्रुपिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। प्रिवेसी इन अ फिश बाउल सोसाइटी। अब देखो इसमें मैं क्यों आपको ये आर्टिकल बता रहा हूँ, क्योंकि आपको एक टर्म बताना था जिसका नाम है ये फिश बाउल सोसाइटी। भाई क्या होती है फिश बाउल सोसाइटी? अगर आपने कभी एक्वेरियम देखा हो तो मछलियाँ अपने फिश उसमें रहती हैं एक्वेरियम में, लेकिन दे आर कंप्लीटली नेकेड, है ना। आप उसको देख सकते हैं, उसके हिसाब से उसको नहीं पता कि आप देख रहे हैं, कौन कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है ना। उसको लग रहा है कि वो समुंदर, उसके लिए तो भाई वो समुंदर ही हो जाएगा ना। तो ये फिश बाउल सोसाइटी है जहाँ पे आपको लग रहा है कि कोई नहीं देख रहा है, बट एवरीवन इज वॉचिंग। ऐसे में प्राइवेसी जो है वो केवल आपका एक मिथ बन के रह जाती है। दिस इज व्हाट द आर्टिकल इज ऑल अबाउट। ये आर्टिकल इसी के ऊपर है, ठीक है ना। तो ऑथर ने वही बोला कि प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत चीज़ें आई। पुट्टास्वामी का जजमेंट आया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑलरेडी 2000 में था। इसके अलावा अभी DPDP डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 आया, फिर उसके रूल्स अभी 2025 में आए। बट इस स्टिल द रियलिटी ऑफ प्राइवेसी इज रिमेनिंग ओपेक, बहुत ओपेक है। एंड ऑथर ने वही बताया कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एरा है, तो ऐसे में टेक्नोलॉजी एक डबल एज्ड सॉर्ड के रूप में काम कर रही है। और आप ये सब भी जानते हैं कि इसके आने के बाद ये डीप फेक्स जो बनने लगे हैं, डीप न्यूड्स जो बनने लगे हैं, तो ऑल दिस थिंग्स आर अ रियलिटी। और ऐसे में प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, ठीक है ना। एंड लीगल प्रोविजंस आर नॉट इनफ टू एड्रेस द रियलिटीज ऑफ ऑनलाइन अब्यूज़। केवल लीगल जो मेथड्स अवेलेबल हैं भारत में, दे आर नॉट इनफ टू एड्रेस द रियलिटीज ऑफ ऑनलाइन अब्यूज़, है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। एंड इसके अलावा ऑथर ने ये भी बोला कि इन लीगल मेथड्स की एक्सेसिबिलिटी, इनकी अवेयरनेस एंड सोशल एक्सेप्टेंस ऑफ दीज लॉज प्ले एन इक्वली क्रिटिकल रोल इन डिटरमाइनिंग देयर इफेक्टिवनेस। तो इनकी इफेक्टिवनेस कैसे बढ़ती है? जब ये एक्सेसिबल होते हैं लीगल लॉज, इनके बारे में अवेयरनेस होती है लोगों को, एंड दे आर सोशली एक्सेप्टेबल ऑल्सो, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। एंड ये ऑथर ने कहा कि एक ऐसे एरा में डिजिटल लिटरेसी जो है, डिजिटल इलिटरेसी जो है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ है। इसलिए सबसे पहले हमको कोशिश करनी चाहिए डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाने का। प्लस जो स्टिग्मा, शेम या फियर ऑफ ब्लेम है, वो हमको कहीं ना कहीं बिहेवियरल चेंज करवाने की आवश्यकता है, ताकि विक्टिम्स जो हैं वो ज़्यादा ज़्यादा केसेस रिपोर्ट करें और सेल्फ हार्म ना करें, है ना। सर्वाइवर सेल्फ हार्म ना करें। दिस इज व्हाट द आर्टिकल वाज ऑल अबाउट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ जो है वो 3 दिसंबर को होता है, तो वो आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड इसके अलावा आज मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगा। एक है EU यानी कि यूरोपियन यूनियन, दूसरा टर्म है यूरोजोन, और एक तीसरा है शेंजन एरिया। तो तीनों के बीच में डिफरेंस बता देता हूँ। यूरोपियन यूनियन जो होता है एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अलायंस है ऑफ यूरोपियन कंट्रीज,
इसको बनाया गया था 1993 में मास्ट्रिस्ट ट्रीटी के द्वारा। मास्ट्रिस्ट ट्रीटी है, याद रखिएगा, मास्ट्रिस्ट ट्रीटी, जिसके थ्रू 1993 में बना था यूरोपियन यूनियन। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अलायंस है यूरोपियन कंट्रीज का। टोटल 27 मेंबर स्टेट्स हैं, लेकिन ऑल यूरोपियन कंट्रीज आर नॉट पार्ट ऑफ ईयू। ये भी याद रखना है, ऐसा नहीं कि ऑल यूरोपियन कंट्रीज आर पार्ट ऑफ ईयू। जैसे नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड जो है, दे आर नॉट पार्ट ऑफ ईयू। नॉर्वे, स्विट्जरलैंड एंड आइसलैंड, दे आर नॉट पार्ट ऑफ ईयू। तो ये आपको याद रखना है कि नॉट ऑल यूरोपियन कंट्रीज आर पार्ट ऑफ ईयू। ठीक है, ईयू जो है वो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए बनाया गया है, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड सर्विसेज एंड पीपल के लिए बनाया गया है। एंड अब देखो, एक तो ये हो गया। अब दूसरा यूरोजोन क्या है? तो यूरोजोन बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज की वो ग्रुपिंग है दैट ऑफिशियली यूज यूरो एज देयर नेशनल करेंसी। ये वो कंट्रीज हैं जो यूरो को एज देयर नेशनल करेंसी यूज करते हैं, एंड ये भी फुल्ली यूरोपियन यूनियन से ओवरलैप नहीं करता है। यूरोजोन में केवल 20 मेंबर स्टेट हैं एज ऑफ नाउ, याद रखेगा। एंड इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक यही है कि ये यूरो को यूज करते हैं एज अ ऑफिशियल करेंसी। यूनिफाइड मॉनेटरी पॉलिसी रहती है, जिसको यूरोपियन सेंट्रल बैंक लीड करता है। तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक इन 20 कंट्रीज की इकोनॉमी लीड करता है यूरोपियन सेंट्रल बैंक के रूप में, ठीक है ना। एंड कुछ कंट्रीज दैट आर नॉट पार्ट ऑफ ईयू कैन नॉट बी पार्ट ऑफ यूरोजोन। ये भी आपको याद रखना कि अगर आप ईयू के मेंबर नहीं तो आप यूरोजोन के मेंबर नहीं हो सकते, लेकिन ऑल ईयू मेंबर्स आर नॉट पार्ट ऑफ यूरोजोन। ये भी याद रखना, जैसे पोलैंड, चेक रिपब्लिक, हंगरी, स्वीडन, ये यूरोजोन में नहीं है लेकिन ईयू में है, याद रखेगा। और शेंजन एरिया जो है, इट्स अ जोन विद नो इंटरनल बॉर्डर। ये एक ऐसा जोन है, ये एक ज्योग्राफिकल टर्म है शेंजन एरिया, जो कि जहां पे कोई इंटरनल बॉर्डर नहीं है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आप जा सकते हैं। उन्होंने सबने शेंजन एग्रीमेंट साइन कर रखा है। इसमें 27 कंट्रीज हैं, मोस्टली ईयू मेंबर्स हैं, लेकिन कुछ नॉन ईयू मेंबर्स भी हैं इसमें, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि शेंजन एरिया में वही 27 कंट्रीज हैं जो 27 ईयू की कंट्रीज हैं, कुछ नॉन ईयू मेंबर्स भी हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आई होप आपको समझ में आया होगा आज का एनालिसिस, काफी कुछ नया सीखने को मिला। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप हियरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।